वेलकम टू राज प्रॉपर्टीज। मैं आपका प्रॉपर्टी कंसल्टेंट राज पाठक। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाया जाए और फ्लैट्स के बारे में जानकारी देना। बहुत सारे सवाल मेरे पास आते हैं, तो मैं कोशिश करता हूं कि कुछ सवालों के जवाब मैं आपको आसानी से दे सकूं। सो अगर आपके कुछ सवाल होंगे तो आप ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं। तो मेरे कुछ सवाल है सर। अगर आप मुझे कुछ रिप्लाई, जैसे नए प्रॉपर्टी और रीसेल प्रॉपर्टी के लिए, तो न्यू प्रॉपर्टी लेते टाइम पे टैक्सेस क्या कितने लगते हैं? ज़रूर। सी, न्यू प्रॉपर्टी और रीसेल प्रॉपर्टी में डिफरेंस ये होता है कि न्यू प्रॉपर्टी में जब भी आप घर लेते हैं तो उसमें टैक्सेस जो होता है वो 7% तो आपका होता है। अगर कोई आदमी के नाम पे अगर हम करते हैं, अगर लेडीज़ के नाम पे करते हैं तो 6% होता है, तो 1% हमारे यहाँ पे कम हो जाता है लेडीज़ के नाम पे। बॉम्बे में जैसे 6% टोटल है, वैसे मीरा रोड में 7% है। अच्छा, नई प्रॉपर्टी जब आप लेने जाते हैं तो आपको उसमें 5% जीएसटी भी लगता है, तो टोटल ओवरऑल 7 + 5, हम्म। तो 7 × 5 = 12% ये आपको न्यू प्रॉपर्टी में लगता है। और उसके बाद भी अगर आप जाएंगे तो सोसाइटी चार्जेस वगैरह होता है, ओटीसी करके होता है, सो ये भी अमाउंट आपके न्यू प्रॉपर्टी में जुड़ जाता है। अच्छा, जैसे कि आपने पूछा कि रीसेल प्रॉपर्टी में क्या होता है। रीसेल प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जब भी आप रीसेल प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसमें जीएसटी नहीं लगता है, उसमें सिर्फ स्टैम्प ड्यूटी 7% लगता है। स्टैम्प ड्यूटी 7% लगने के बाद में रजिस्ट्रेशन जो बाय डिफॉल्ट 30,000 है, सबके लिए अप्लाई होता है 1%, लेकिन बहुत छोटी प्रॉपर्टी लेंगे तो 29 में भी वो चीज़ हो जाती है। तो अक्सर न्यू प्रॉपर्टी और जूनी प्रॉपर्टी में फ़र्क जो है वो जीएसटी का ज़्यादातर होता है। तो इसमें ओटीसी ज़्यादा होता है न्यू प्रॉपर्टी में, और रीसेल प्रॉपर्टी में जो होता है वो जो सोसाइटी चार्ज करती है, कहीं 25,000 चार्ज करती है और कहीं 30,000 चार्ज करती है। सो दोनों पार्टी, जो खरीदता है और जो बेचता है, वो दोनों को हाफ हाफ अमाउंट आपको सोसाइटी को चेक के द्वारा या फिर आप ऑनलाइन के ज़रिए आपको देना पड़ता है। तो ये डिफरेंस न्यू प्रॉपर्टी वर्सेस ओल्ड प्रॉपर्टी है। ठीक है। तो मैं ये पूछ रहा था, नया प्रॉपर्टी और रीसेल प्रॉपर्टी में फ़र्क क्या होता है? सर, सिंपल सी बात है, जब आप नई प्रॉपर्टी लेते हैं तो इट्स टोटली न्यू होती है। और आपको आजकल नए प्रॉपर्टीज़ में सारे मॉडलर किचन्स वगैरह करके मिल जाते हैं। और आपका पहला एग्रीमेंट जो होता है वो बिल्डर के साथ होता है। आपको थोड़ा समय मिल जाता है जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, क्योंकि उसमें कोई 6 महीना, कोई साल, कोई 1.5 साल, कोई रेडी टू मूव भी रहता है, तो ऑलमोस्ट वो रेडी टू मूव में काउंट हो जाता है। लेकिन न्यू प्रॉपर्टी रेडी टू मूव और अंडर कंस्ट्रक्शन दोनों है। रीसेल में क्या होता है कि आपको मनचाहा प्रॉपर्टी नहीं मिलता है। उसमें क्या होता है, आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, आपको चीज़ें ढूंढनी पड़ती है। या समझिए 7 स्टोरी की बिल्डिंग है या 20 स्टोरी की बिल्डिंग है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसमें जो बिकेगा वही आप ले सकते हैं। न्यू प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर जब आप हमसे कंसल्ट करते हैं तो आपको ईस्ट वेस्ट चाहिए, किसी को साउथ चाहिए, किसी को नॉर्थ ईस्ट चाहिए, ठीक है, किसी को 5 नंबर की सीरीज चाहिए, किसी को 4 नंबर की। सो ये फर्क, काफी बड़ा फर्क होता है कि आपकी मनचाही प्रॉपर्टी आपको नए में मिल जाती है और जूने में भी मिलती है। ऐसा नहीं है, अगर हम चाहें तो उसमें थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, आपके अकॉर्डिंगली हमको सर्च करना पड़ता है, क्योंकि देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि आपको जो चाहिए वही मिले। और न्यू में आप, बिल्डिंग बन रही है, बनते बनते आप जो भी चाहिए वो बुक कर सकते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है सर। तो आपके हिसाब से न्यू प्रॉपर्टी ज़्यादा अच्छा है लेना कि रीसेल प्रॉपर्टी लेना? सर देखिए, दोनों ही प्रॉपर्टी मार्केट में बिक रही है। न्यू भी बिक रही है और ओल्ड भी बिक रही है। लेकिन आज जो मीरा रोड का जो रेट है, ओल्ड प्रॉपर्टी का भी रेट काफ़ी बढ़ते जा रहा है और न्यू प्रॉपर्टी का रेट भी काफ़ी बढ़ते जा रहा है। आज मीरा रोड में अगर आप देखने जाएंगे तो अगर अच्छी प्रॉपर्टी रीसेल में आप लेने जाएंगे तो 80 से 85, मतलब 80 to 85 लाख रुपए से स्टार्ट होता है। अगर आप 70 to 75 जाएंगे तो आपको एरिया सही नहीं मिलेगा, और कोशिश होगी कि आप समझिए कि बिल्डिंग में लीकेज होगा, सोसाइटी अच्छी नहीं होगी, पानी की दिक्कत होगी। वैसे नई बिल्डिंग की अगर मैं बात करूं तो नई बिल्डिंग है मोस्ट ऑफ दी, अगर 2 BHK की अगर मैं बात करूं तो 1 CR, 1 BHK की बात करूं तो 70+। वैसे ही अगर समझिए कि हम बात करते हैं रीसेल में तो 60+।
सो कहने का मतलब ये है कि अक्सर आप देखेंगे तो नई प्रॉपर्टी आपके लिए बेटर होगी। अभी मैं पूछना चाहता था कि न्यू प्रॉपर्टी में एग्रीमेंट क्या प्रोसेस होता है, एग्रीमेंट का कैसे होता है? सी जब भी आप नए का एग्रीमेंट बनाते हैं तो आपका फर्स्ट ऑनर करके बिल्डर्स के साथ में एग्रीमेंट होता है। जब आप रीसेल का बनाते हैं तो ये सेकेंड पार्टी होता है। मतलब कहने का मतलब है कि एक बिल्डर से हो चुका है, दूसरा आपका आपके से होगा। मतलब एक चेन एग्रीमेंट जो होती है बिल्डर की और जिस पर्सन ने खरीदी थी और आप उससे खरीद रहे, सो ये भी आपको एग्रीमेंट लगेगा और जिसने खरीदी वो भी एग्रीमेंट लगेगा और तीसरा एग्रीमेंट बनेगा। तो कहने का मतलब है कि रीसेल में आपको थर्ड पार्टी तीसरा एग्रीमेंट आपका बनेगा। न्यू में जो एग्रीमेंट होता है वो डायरेक्टली बिल्डर से आपका एग्रीमेंट होता है। तो आप क्या हो जाता है, एक सिंगल एग्रीमेंट पे आप सिंगल ओनर है। अभी आपने देखा होगा कि जब गाड़ियां खरीदते हैं तो फर्स्ट ओनर है, सेकंड ओनर है, थर्ड ओनर है, ऐसे करके ओनर्स चेंज होते हैं। तो क्योंकि वो अपने नाम पे रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, तो इसलिए एग्रीमेंट में अगर आप देखा जाएगा तो फर्स्ट एग्रीमेंट जब भी आप बिल्डर से खरीदेंगे तो आपका पहला एग्रीमेंट होता है और रीसेल में होता है तो इट्स अ चेन एग्रीमेंट। तो ये फर्क एग्रीमेंट का आप समझ सकते हैं। तो सर जैसे कि प्रॉपर्टी खरीदने में एनओसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो एनओसी का क्या क्या होता है और क्या प्रोसेस होता है? बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया। जब भी आप किसी भी घर को खरीदने के लिए 90-95% लोग जो है वो लोन लेते हैं। कुछ ही परसेंट ऐसे लोग हैं जो प्रॉपर्टी के लिए पूरा पेमेंट देते हैं। और लोन लेना अच्छी बात है, ताकि अगर आप 5 लाख रुपए का लोन लें या फिर 50 लाख का लें या 1 करोड़ का लें, प्रोसेस प्रोसेस जो होता है विल बी सेम। जो लीगल होगा वो टेक्निकल होगा, वो सारी चीजें आपको ऐसे ही होती है। तो इसीलिए जब आप लोन लेते हैं तो उसमें एनओसी का बहुत जरूरी होता है। एनओसी जैसे मैं बता दूं रीसेल, तो रीसेल में जैसे बैंक से आपने लोन लिया तो लोन में क्या होता है कि आपको एग्रीमेंट देना पड़ता है। आपको आपको एग्रीमेंट करने के बाद में एक सोसाइटी से एनओसी लेना पड़ता है। सोसाइटी से एनओसी में क्या हो जाता है, जिसने घर खरीदा है उसका कुछ पेंडिंग्स तो नहीं है, उसके मेंटेनेंस पेंडिंग नहीं है, सोसाइटी में उसके कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं है। तो ये एक एनओसी ये हो गई। दूसरी एनओसी बैंक इसलिए मांगता है कि अपने सेफ्टी पर्पस के लिए, कि भाई मैं इसको लोन दे रहा हूँ, घर से रिलेटेड कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसलिए सोसाइटी से एक एनओसी स्टैंप मार के लिया जाता है। उसी तरीके से न्यू प्रॉपर्टी में भी बिल्डर्स से भी एनओसी लिया जाता है। तो एनओसी का रोल जो होता है ना, वो जो लोन दे रहा है या जो प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी पे लोन हो रहा है उसके लिए एनओसी इतनी जरूरी है कि कल को वो क्लियर है कि भाई मैंने आपसे एनओसी लिया था, आपसे सारी चीजें पूछी थी कि ये सब कुछ क्लियर है इनका। तो एक बाउंडिंग बोलते हैं ना, वो एक तरीके का एनओसी आप समझ सकते हैं। सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ओके, थैंक यू सर, आपने मेरे को इतना डिटेल्स में बताया। अगर रहेगा फिर कोई क्वेश्चन तो मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा। सर मैं आपको बता दूं कि मैंने बहुत सारी प्रॉपर्टी मैं काउंट नहीं दे पाऊंगा, मीरा रोड में मैंने सेल किया और ऐसे मेरे बहुत सारे आप देखेंगे तो यूट्यूब्स में बहुत सारे ऐसे मेरे मित्र भाई हैं कि जिन्होंने अपलोड भी किया, जिनको कुछ भी नहीं पता था कि एटलीस्ट घर लेना क्या है। बस उनका सपना था कि उनके माँ बाप के लिए घर एक खरीदना है और उनको रखना है। वो मेरे पास आए, मैंने उनको, कहते हैं ना पिन टू टॉप, कहने का मतलब हमारी भाषा में ये होता है टोकन टू की। मतलब टोकन देना बड़ी बात नहीं है, चाबी मिलना बड़ी बात है। तो वहां से वहां तक का जो भी प्रोसेस होता है हम उनको बच्चे की तरह समझाते हैं और कोशिश करते हैं कि वो हर चीज को समझे। जब वो समझेंगे तो उनका विश्वास और कहते हैं ना उनका बिलीफ सिस्टम बढ़ेगा कि नहीं ये जो हो रहा है वो प्रॉपर बता के हो रहा है। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि कोई नया प्रॉपर्टी जो पहली बार प्रॉपर्टी ले रहा है वो हमसे आके जरूर मिले, ताकि हम उनको सारी चीजें समझाएं, उनके रिक्वायरमेंट को समझें। और स्टेप बाय स्टेप मेरा अगला वीडियो जो होगा मैं कोशिश करूंगा कि दिखाने की कि एक्चुअल आप जब घर से निकलते हैं और हमारी ऑफिस में आते हैं और आगे का कैसा प्रोसेस है। मेरे अगले वीडियो का आप इंतजार करिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पूरा प्रोसेस आपको नाट्य के रूप में मैं बताऊं। और कोशिश है कि एक कस्टमर्स के साथ में भी मैं कोशिश करूंगा बनाने के लिए कि उसको पता चले कि एक्चुअल फ्लैट लेने का प्रोसेस क्या होता है। थैंक यू सर।